नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर दिव्या कुमार और आज मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक और बहुत ही जनरल कॉमन टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ, जिसको हम मेडिकल लैंग्वेज में एपिजियोटमी कहते हैं, या आप ऐसे कह सकते हो लेमैन्स लैंग्वेज में कि नॉर्मल डिलीवरी, या अगर हम इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी की बात करें फोर्सेप्स या वैक्यूम के दौरान जो बर्थ कैनाल को थोड़ा वाइडन करने के लिए, मतलब उसको थोड़ा चौड़ा करने के लिए छोटा ऑपरेशन, छोटा कट दिया जाता है, जिसको हम, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एपिजियोटमी कहते हैं, और अदरवाइज आप लेमैन्स लैंग्वेज में उसको छोटा ऑपरेशन कहते हो। नॉर्मल डिलीवरी के दौरान भी वो देते हैं, बट ये छोटा ऑपरेशन, क्योंकि ऑपरेशन के नाम से ही पेशेंट्स डर जाते हैं, बट ये थोड़ा डिफरेंट होता है। डिफरेंट कैसे होता है वो मैं अभी पहले आपको एक्सप्लेन करती हूँ। क्या है कि जो बेबी का हेड होता है वो बड़े आराम से नॉर्मल डिलीवरी में बाहर आ जाए, इसके लिए हम इंटेंशनली उस बर्थ कैनाल को थोड़ा सा एक कट देके, और ये कट लोकल एनेस्थीसिया में होता है। मतलब ऑपरेशन से यूजुअली आप सोचते हो कि जनरल एनेस्थीसिया बहुत बड़ी चीज़, ऐसा नहीं होता। ये लोकल एनेस्थीसिया, वहीं पे एक छोटा सा इंजेक्शन हम लगाते हैं, और इंजेक्शन की टाइमिंग भी यूजुअली हम ऐसे करते हैं कि वो ड्यूरिंग पेन हम लगाते हैं, तो आपको इंजेक्शन का पेन अलग से परसीव नहीं होता। बट हाँ, ये आपके बर्थ कैनाल को वाइडन कर देता है। एक बार आपका बर्थ कैनाल वाइडन होता है तो बेबी का हेड बड़े आराम से, हेड जो होता है वो सबसे वाइडेस्ट पार्ट होता है बेबी का, एक बार हेड आउट हो गया तो बॉडी फिर निकलने में ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। तो इससे दो दो फायदे होते हैं। अगर हम बेबी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बेबी के हेड पे प्रेशर कम होता है, तो बेबी का हेड जो है उसके अंदर के ब्लड वेसल्स और उस पर कोई ज़्यादा असर नहीं होता है। दूसरा ये होता है कि क्योंकि हमने कैनाल को वाइडन कर दिया, तो वो जो एक अपने आप से वो रास्ता फट जाता है, वो चीज़ नहीं हो पाती। तो हम बड़े सिस्टमैटिक तरीके से उसको वाइडन करते हैं सो दैट ये प्रॉपर हो जाए। और जैसे मैंने आपको बताया, ये हम लोकल एनेस्थीसिया में करते हैं। वो कट भी ड्यूरिंग पेन्स दिया जाता है, इवन हम इंजेक्शन जो लगाते हैं वो भी ड्यूरिंग पेन लगाते हैं, तो उसका अलग से आपको कोई पेन परसीव नहीं होता है। तो दैट इज़ वन थिंग। दूसरा है कि ये जो एपिजियोटमी जो होता है, कट तो बहुत छोटा होता है, बट इसकी स्टिचिंग हम लेयर्स में करते हैं। और क्योंकि हमने लोकल एनेस्थीसिया पहले लगा दिया, बेबी आउट हो जाता है, प्लासेंटा निकल जाता है, एंड देन हम उसको स्टिच करते हैं। तो स्टिचिंग इसकी लेयर्स में होती है, इसलिए चाहे वो 3 स्टिच ऊपर में दिखे, वो डीप भी 3-3 ऐसे होता है। तो 3 लेयर्स में इसकी स्टिचिंग की जाती है, और ऑब्वियसली स्टिचिंग भी लोकल एनेस्थीसिया में होता है। कभी कभी हमें एडिशनल भी देना पड़ता है, बट वी एंश्योर कि आपको पेन परसीव ना हो। तो दूसरी बात ये होती है कि एक बार जब हमने कर लिया तो हम पूरा इसको चेक कर देते हैं, एंड देन क्योंकि ये जो स्टिच होता है ये ऐसी जगह होता है जहाँ इसके आगे आपके यूरिन का पैसेज होता है, और इसके पीछे आपके स्टूल का पैसेज, मतलब एनस आप मेडिकल लैंग्वेज में बोलो, या पॉटी का रास्ता जनरल लैंग्वेज में हम बोलते हैं। तो इसका रख रखाव भी बड़े अच्छे से करना पड़ता है। उसके बारे में मैं अब आगे आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। इट मीन्स कि लाइक इसका जो टेक केयर है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आपने अच्छे से टेक लिया टेक केयर इसका, तो इसकी हीलिंग बड़े आराम से होती है। नहीं तो फिर कई बार इसमें पस पड़ जाती है, क्योंकि टाँके होते हैं, और ये एरिया यूरिन और स्टूल दोनों के बीच में होता है, यूरिन के पैसेज और स्टूल के पैसेज, तो कॉन्टेमिनेट होने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो एक बार जब आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाते हो, तो यूजुअली हम आपको 1 हफ्ते के बाद या 10 दिन के बाद स्टिचेस चेक करने बुलाते हैं। तो ये विजिट भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। यूजुअली क्या होता है कि बिकॉज आप एक मदर बने हो एंड यू हैव अ बेबी, तो यू टेंड टू इग्नोर योरसेल्फ, वो आपको नहीं करना है। आपके विजिट्स भी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं जितने आपके बेबी के विजिट्स। तो आप जब, और उसको कई बार आप ऐसे भी कर सकते हो, लाइक बेबी के विजिट के साथ मैच करा के कर लिया, सो दैट आपको 2 बार हॉस्पिटल ना जाना पड़े। तो आप बेबी के विजिट के साथ मैच करा के आ जाओ, आप बेबी को पीडियाट्रिशियन से दिखा लो या न्यूनेटोलॉजिस्ट से दिखा लो, एंड देन आप खुद की जांच भी अपने डॉक्टर से करा लो। अब इसमें हम स्टिचेस की हाइजीन को देखते हैं। स्टिचेस की एक बार हाइजीन चेक कर ली, एंड देन वी गिव यू इंस्ट्रक्शंस। नाउ कमिंग टू हाउ टू कीप द हाइजीन ऑफ योर स्टिचेस। इसके लिए जो 3-4 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो फर्स्ट सबसे पहला है जो लोकल हाइजीन। लोकल हाइजीन इन द सेंस कि यू हैव टू वेयर अ सैनिटरी पैड। सैनिटरी पैड भी आपको वेयर करना है कंटिन्यूसली,
क्योंकि ये पोस्ट डिलीवरी जो ब्लीडिंग होती है, जिसको मेडिकल लैंग्वेज में हम लोकिया बोलते हैं, ये कम से कम कभी कभी आपको 4 to 6 वीक्स तक थोड़ी थोड़ी चलती है, बिकॉज यही तरीका होता है यूट्रस के अंदर की सारी गंदगी को क्लीन करने का। तो अगर डिस्चार्ज हो रहा है और आपने हाइजेनिक वे में सैनिटरी पैड नहीं लगाया है, तो वो इन्फेक्शन का कारण बन सकता है। तो द फर्स्ट थिंग इज़ वेयर अ सैनिटरी पैड, और वेट नहीं करना है कि फुल्ली सोक्ड हो जाए या ओवरफ्लो हो रहा है, नहीं, उसको रेगुलरली आप चेंज करो। दूसरा है कि कई बार आपको अंडरगारमेंट्स भी फ्रीक्वेंटली चेंज करने पड़ते हैं, वो उसका भी आपको ध्यान रखना है। वो जब भी आपको अनकंफर्टेबल लगे या वो एरिया ज़्यादा मॉइस्ट लगे या सॉगी लगे तो आप चेंज कर लो। दूसरी जो चीज़ है कि जब भी आप यूरिन या मोशन के लिए जाओगे तो उस एरिया को प्लेन वाटर से क्लीन करना होता है। देन हम कई बार एक एंटी माइक्रोबियल सोल्यूशन भी देते हैं, बीटाडिन या कुछ और भी ब्रांड नेम से, उस सोल्यूशन से आप क्लीन करो। देन यू हैव टू पैट दैट एरिया ड्राई विथ ईदर अ सॉफ्ट कॉटन क्लॉथ और अ टिश्यू पेपर। जस्ट पैट इट ड्राई, मतलब उसको टच करके, उसको घिसना नहीं होता, आप उसको टच करके ड्राई करो। फिर आप आपके जो हमने क्रीम, कई बार जेल या क्रीम हम बताते हैं, एंटी माइक्रोबियल क्रीम्स, उसको आप लगाना है। एंड देन यू वेयर योर अंडरगारमेंट्स एंड देन यू जस्ट रिलैक्स। तो ये हाइजीन की एक बात ये हो गई। दूसरा ये होता है कि यूजुअली जो है हम जब स्टूल के लिए क्लीनिंग करते हैं तो वो दैट शुडंट बी फ्रॉम बैकवर्ड्स टू फॉरवर्ड्स। जैसे जेट से जब हम करते हैं तो वो बैकवर्ड से फॉरवर्ड्स जाता है, मतलब स्टूल के जो कुछ कीटाणु होते हैं वो आगे की तरफ एपिजियोटमी स्टिच की तरफ आते हैं, उसको आपको अवॉइड करना है। इट हैज़ टू बी फ्रॉम फ्रंट टू बैकवर्ड्स, तो इसका भी बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है। जो तीसरी चीज़ है, अगर फीजिबल हो तो, इतनी प्राइवेसी है अगर आपके रूम में, तो थोड़ा टाइम उस एरिया को एक्सपोज करके आप लेट दैट एरिया ब्रीथ, उसमें थोड़ा हवा लगने दो। कंटिन्यूअसली वो सॉगी एरिया अगर बंद रहेगा तो उसमें भी कई बार इन्फेक्शन के थोड़े ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो लाइक दिस वन इज़ लाइक, अगर आपके घर में ऐसी सुविधा है तो थोड़ी देर रूम बंद करके थोड़ा सा उस एरिया को ओपन करके एक्सपोज करके एयर में रख दिया, ये एक चीज़ हो गई। देन जो नेक्स्ट चीज़ जिसका आपको पूरा ध्यान रखना है इज़ लाइक एनीथिंग जो वहाँ प्रेशर डालता हो उस एरिया में, दैट इज़ पेरिनियल एरिया में, और आपको कॉन्स्टिपेशन अवॉइड करना है। कॉन्स्टिपेशन अवॉइड करने के लिए ये है कि यूजुअली वी प्रिस्क्राइब अ लैक्सेटिव जब आप डिस्चार्ज होते हो। वो रात में पीने का एक सिरप होता है जिसको आपको लेना है जब तक आप ले सको, बट देन वो कंटिन्यूअसली तो नहीं ले सकते। यू हैव टू मॉडिफाई योर लाइफस्टाइल और योर फूड हैबिट्स और योर ड्रिंकिंग हैबिट्स अकॉर्डिंग टू दैट। तो उसके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो आपको फाइबर रिच फूड लेना होता है। फाइबर्स हमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, होल फ्रूट, जूस की जगह अगर आप होल फ्रूट लोगे तो उसमें आपको फाइबर्स भी पूरे मिल जाएंगे, अदर दैन जो मिनरल्स आपको फ्रूट्स के मिलते हैं वो। तीसरी जो चीज़ होती है वो आपको जैसे आटा वगैरह होता है वो हाई फाइबर वाला ही आटा लेना चाहिए, मतलब नॉट लाइक रिफाइंड फ्लावर की जगह आप फाइबर रिच वाले फ्लावर्स यूज़ करो। देन कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग इज़ लाइक लॉट ऑफ लिक्विड्स यू हैव टू टेक। तो आपको वाटर इनटेक आपका कम से कम 4 लीटर होना चाहिए, बिकॉज वाटर आप हर जगह से लूज़ कर रहे हो। वाटर आप जो वेजाइनल डिस्चार्ज होता है जिसको लोकिया कहते हैं उसमें लूज़ कर रहे हो, वाटर आप जो स्वेटिंग होती है उसमें लूज़ कर रहे हो, वाटर जब आप बेबी को ब्रेस्ट मिल्क फीड कराते हो उसमें आप वाटर लूज़ कर रहे हो। तो ये सारा वाटर आपको रिप्लेनिश करना है, प्लस कुछ एक्स्ट्रा भी लेना है अपनी रिक्वायरमेंट्स के लिए। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है। तो इससे कॉन्स्टिपेशन अवॉइड करोगे। कॉन्स्टिपेशन आप अवॉइड करोगे, आपके स्टिचेस पे प्रेशर नहीं आएगा और उससे आपके स्टिचेस की हीलिंग भी फास्ट होगी। देन जो तीसरी चीज़ है ये होता है कि कई बार नॉर्मल डिलीवरी है तो हम अपने आप को एकदम से नॉर्मल समझने लगते हैं, तो ये नहीं है। आपको अपना ध्यान भी रखना है इन द सेंस कि जो आपका रेस्ट का टाइम है वो होना चाहिए। यू हैव टू टेक आउट टाइम फॉर योर सेल्फ। तो आप अपना सारा काम आराम आराम से करो, अपना और बेबी का काम करो, बट अभी आप इतने फिट नहीं हुए हो कि आप घर के बाकी काम भी कर लो। सो जो 6 वीक्स का टाइम पोस्टपार्टम टाइम होता है वो सिर्फ मदर के लिए इतना होता है कि मदर अपना कर ले और बेबी का काम कर ले। बाकी चीज़ों के लिए यू नीड हेल्प फॉर हाउस होल्ड वर्क, या फिर ऑफिस तो ऑब्वियसली यू विल गेट अ मैटरनिटी लीव, तो वो तो
टेक केयर हो जाता है. बट it doesn't mean that you are not working outside, so you need to take care of the whole house. एक आपको एक हेल्प चाहिए होगा घर के लिए, तो अपना भी ध्यान रखना है, रेस्ट भी करना है. देन कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट इज लाइक इंटरकोर्स यूजुअली हम लोग कहते हैं अवॉइड करना होता है 6 हफ्ते के लिए, जब तक वो स्टिचेस हील नहीं होती है. और ये जब आप सेकेंड विजिट में अपने डॉक्टर के पास जाते हो अराउंड अ वीक और 10 days लेटर, देन शी गेट्स एन आइडिया कि हाउ फास्ट इज योर हीलिंग. क्योंकि हीलिंग, टिश्यू हीलिंग या वुंड हीलिंग एक ऐसी चीज़ होती है, इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, फ्रॉम बॉडी टू बॉडी, और मे बी फ्रॉम वन प्रेगनेंसी टू अनदर प्रेगनेंसी. सो देयर सो मेनी फैक्टर्स कि आपका प्रोटीन इंटेक पहले कैसा था, आपका विटामिन सी का इंटेक पहले कैसा था, इन सब पे आपका टिश्यू हीलिंग डिपेंड होता है. दूसरी जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात मैं बता रही हूँ कि डोंट गेट गाइडेड बाई अदर्स. समबडी कम्स एंड टेल्स कि यार मेरे तो 6 दिन में हो गए, तुम्हारे अभी तक नहीं हो रहे हैं. बिकॉज यू आर यू, योर बॉडी इज योर बॉडी एंड हर बॉडी इज हर ओन बॉडी. सो ये इसमें नहीं जाना है कि उसके इतने हो गया मेरे नहीं हो गया. तो आप, it's better to always be in touch with your doctor if you have any other symptoms, like कोई sharp pain हो रहा है आपके stitches में, या आपको ऐसा लग रहा है कि कोई excessive discharge आ रहा है, तो you should always go back to your doctor. Then the next important thing is posture. पोस्चर इन द सेंस कि कभी भी आपको ऐसे पोस्चर में नहीं बैठना होता है जहाँ पे वो स्टिचेस पुल अपार्ट हो जाते हैं. यूजुअली लेग्स को पार्ट करके नहीं बैठना होता है, जिसको हम लेब एंड लैंग्वेज में आलती पालती बोलते हैं या क्रॉस लेग बोलते हैं. उस तरह से आप बैठोगे तो आपके स्टिचेस पे जोर आएगा, फिर वो बीच बीच से टूटने लगेंगे समय से पहले. तो इसका आपको ध्यान रखना है कि योर लेग शुड बी अप्रोक्सीमेटेड इन वॉट एवर पोस्चर यू आर, लाइक लाइंग डाउन और फीडिंग योर बेबी. तो हमेशा लेग्स को ज्वाइन करके ही बेबी को फीड कराना है या लेटना है, इसका एक ध्यान रखना है. देन अपने खान पान का भी पूरा ध्यान रखना है, बिकॉज आपका अगर प्रोटीन इंटेक, विटामिन सी का इंटेक, कैल्शियम इंटेक, आयरन इंटेक, ये सब प्रॉपर होगा तभी आपकी टिश्यू हीलिंग फास्ट होगी. तो इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखोगे तो डेफिनेटली आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. यूजुअली वी रिकमेंड 2 visits आफ्टर यू आर डिस्चार्ज आफ्टर अ नॉर्मल डिलीवरी. फर्स्ट इज़ लाइक जैसे मैंने आपको बताया 7 to 10 days, और नेक्स्ट विजिट होता है वो 6 weeks. मतलब जब आपका पोस्टपार्टम पीरियड पूरा हो जाता है तब तक डेफिनेटली वो हीलिंग हो जानी चाहिए. और एक बार तब हम वापस से इंटरनल चेकअप करके देखते हैं कि एवरीथिंग इज़ इन प्लेस और नॉट. So if you do all these things, then definitely आपकी healing बहुत ही smoothly होगी, and moreover you will be able to enjoy your motherhood. Thank you.